The next we have is laws of chemical combination. केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब जब भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सम न्यू सब्सटेंस, तो उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ लॉज होते हैं विच वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. तो फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. यहाँ तो नाम से काफी कुछ समझ में आ रहा है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मास. दिस लॉ वाज गिवन बाय ए लवॉइसियर. अब ये लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है जहां पे एटम्स या मॉलिक्यूल्स या एक एटम और एक मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, वहां पर मास हमेशा कंजर्व रहता है. मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना कोई नया मास क्रिएट होगा ना ही पुराना वाला मास डिस्ट्रॉय होगा. द मास इज गोइंग टू रिमेन कंजर्व्ड. इन अदर वर्ड्स वी कैन से द मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन. जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो जो रिएक्टेंट्स का मास है वो हमेशा प्रोडक्ट के मास के इक्वल आता है. Now you need to remember one thing here. The equation must be balanced in order to verify the law of conservation of mass. अगर आप किसी भी इक्वेशन में ये लॉ चेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं कि वाकई में ऐसा है, मास बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू मास आफ्टर द रिएक्शन, चेक करने के लिए द इक्वेशन हैज टू बी बैलेंस्ड. अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी तो वहां पे आप कुछ भी करके इस लॉ को वेरीफाई नहीं कर सकते. नाउ फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. सिंपल सी एक रिएक्शन है, हमें पता है इसके बारे में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा. उसके बाद अप्लाई करके देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो जो हाइड्रोजन है इसका मास 1 यूनिट होता है. टोटल 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन हैं, तो यहाँ पे टोटल मास हो गया 4 ग्राम्स. उसके बाद ऑक्सीजन का मास होता है 16. नाउ 16 इंटू 2 हो जाएगा 32 ग्राम्स. तो इन दोनों को ऐड करके रिएक्टेंट्स का मास कितना आ गया? 36 ग्राम्स. On the right hand side we have 2 moles of water. 2 को हमने लिख दिया कॉमन. हाइड्रोजन का मास होता है 1 लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा 2. ऑक्सीजन हैज अ मास ऑफ 16. नाउ 2 प्लस 16 हो गया 32. सॉरी 2 प्लस 16 is 18. 18 into 2 comes out to be 36. Now mass of reactants is equal to the mass of products. Hence the law of conservation of mass is verified. The next we have is law of definite proportions. This law was given by Joseph Proust and this is also known as the law of constant composition. Definite कहो या constant कहो एक ही बात है. तो जो composition है वो constant रहता है, specific रहता है, बिल्कुल वहां कोई changes नहीं आते हैं. तो it states that a chemical compound always contains the same elements in a fixed ratio by mass. तो अगर कोई हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो भी हमेशा सेम रहेंगे और उनके जो मासेस का रेशियो है दैट विल ऑलवेज रिमेन फिक्स. वो रेशियो कभी चेंज नहीं हो सकता. नाउ फॉर दिस व्हाट द साइंटिस्ट डिड वाज ही सिलेक्टेड 2 सैंपल्स ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट. CuCO3 के 2 सैंपल्स लिए थे. वन वाज नेचुरल एंड द अदर वाज आर्टिफिशियल. दोनों सैंपल्स को टेस्ट किया गया और ऐसा पता चला कि दोनों का जो कॉम्पोजिशन है वो बिल्कुल सेम है. देयर इज नो डिफरेंस. और अगर एग्जांपल्स की हम लोग बात करें, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर. अब वाटर क्या है? वाटर इज अ कंपाउंड. ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल रिएक्शन से बनता है. तो इस केमिकल कंपाउंड की अगर हम बात करें तो वाटर आप किसी भी सोर्स से ले आओ, मे इट बी रेन वाटर, रिवर वाटर, सी वाटर, लेक वाटर, वाटर फ्रॉम इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कहीं से भी, जब तक वो वाटर है उसका फॉर्मूला हमेशा रहेगा H2O. वहां पे 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा. अब इन 2 एलिमेंट के मासेस का अगर हम रेशियो फाइंड करते हैं तो मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो टोटल हो गया 2. द मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16. इन दोनों का रेशियो निकालेंगे. रेशियो इज कमिंग आउट टू बी 1:8. तो अब वाटर का कैसा भी सैंपल ले आओ, कहीं से भी लेकर के आ जाओ, दिस रेशियो इज नेवर गोइंग टू चेंज. अगर ये रेशियो चेंज हो गया इसका मतलब वो कंपाउंड ऑफ वाटर नहीं है, वो किसी और में कन्वर्ट हो चुका है. जब तक वो वाटर है तब तक वहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मासेस का रेशियो है दैट विल ऑलवेज रिमेन 1:8. सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट CO2. अब CO2 को आप किसी भी मेथड से प्रिपेयर कर लो. हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करके CO2 को रिलीज करते हैं. अगर कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हैं वहां से भी CO2 प्रोड्यूस होता है. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स वहां से भी CO2 लिबरेट होता है. तो किसी भी मेथड से आप इसको प्रोड्यूस करके ले आओ, लेकिन जो कार्बन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो आएगा, कार्बन मास इज 12, ऑक्सीजन होता है 16 लेकिन 2 ऑक्सीजन एटम्स आर देयर, तो 16 into 2 हो गया 32. हमने इसको सिंप्लीफाई किया, वी गेट
3:8। तो आप किसी भी मेथड से CO2 को प्रोड्यूस कर लो, लेकिन जो इन दोनों एलिमेंट के मासेस का रेशियो आएगा दैट विल ऑलवेज रिमेन 3:8। दिस रेशियो कैन नॉट चेंज एट ऑल। तो यही है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। The next is law of multiple proportions which was given by Dalton. अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है मल्टीपल, तो मल्टीपल से ही हमें इस लॉ के बारे में समझ में आता है। तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, एलिमेंट्स हम सिर्फ दो यूज करते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं मल्टीपल। इट स्टेट्स दैट इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो एक से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि मल्टीपल होना चाहिए। देन द masses of one element that combines with a fixed mass of the other are in a ratio of small whole numbers. तो स्टेटमेंट अभी समझ में नहीं होगा, एग्जाम्पल से इट विल बी मच मोर क्लियर टू यू। तो सपोज हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, वन इज कार्बन अदर इज ऑक्सीजन। तो ये दोनों आपस में केमिकली कंबाइन होके कार्बन मोनोक्साइड फॉर्म कर सकते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स दो हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन गए, यानी कि मल्टीपल प्रोडक्ट यहाँ पर बन चुके हैं। अब यहाँ पे दोनों में देखें तो कार्बन सेम है, दोनों में जो कार्बन का मास है वो 12 रहेगा। इन द फर्स्ट केस एक ही ऑक्सीजन एटम है, द मास इज 16। इन द सेकंड केस देयर आर टू, तो मास विल बी 32। अब जो अलग है इसका रेशियो हम लोग फाइंड करेंगे, जो सेम है उसका कुछ नहीं करना। तो हमने डेफिनेशन में यही लिखा, द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंस विद अ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर। एक तो फिक्स हो गया, उसका कोई रोल नहीं है, जो दूसरा है उसका रेशियो हमको फाइंड करना है। द रेशियो विल बी स्मॉल होल नंबर रेशियो। तो ये तो फिक्स है, अब हम 16:32 ये रेशियो फाइंड करेंगे, यानी कि O रेशियो O2 कैलकुलेट करेंगे। तो इन टर्म्स ऑफ मास ये हो गया 16:32, रिजल्ट कम्स आउट टू बी 1:2। तो एक हमेशा फिक्स रहेगा, दूसरे का जो रेशियो आएगा मासेस का दैट विल ऑलवेज बी सिंपल होल नंबर रेशियो। अब आपको एक चीज याद रखनी है, द मास ऑफ वन एलिमेंट मस्ट ऑलवेज बी फिक्स्ड। अब जैसे इस पर्टिकुलर केस में तो एक का मास ऑलरेडी फिक्स था। कई बार हमको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल जाते हैं, कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जहां पे आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को वेरीफाई करना होता है। तो अगर किसी एक का मास फिक्स है तब तो वेल एंड गुड, और बाई चांस दोनों के मासेस वेरी कर रहे हैं तो आपको किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स बना देना होगा। कई सारे वहां पे आपको रिजल्ट्स दिए रहते हैं, तो वहां पे किसी एक के मास को बिल्कुल फिक्स करना है, सेम बना देना है, फिर दूसरा वाला जो आएगा उसका रेशियो फाइंड करेंगे तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। तो डू नॉट फॉरगेट दिस पॉइंट। आप इसी लॉ से यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड, जब N2 और O2 में केमिकल रिएक्शन होती है तो ये कुछ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए गए। पहले केस में क्या था कि मास ऑफ N2 was 14, मास ऑफ O2 was 16। देन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वर कैरिड आउट। दोनों के मासेस हमको गिवन है, कितने कितने मासेस ने आपस में रिएक्ट किया। विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ऑब्विड हियर। ठीक, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल रिजल्ट्स दे रखे हैं, तो यहाँ पे चांसेस है कि ये हो सकता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अब उसके लिए कंडीशन मैंने आपको बताई कि किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स होना चाहिए, किसी एक रिएक्टेंट का मास। ये अलग अलग हैं, ये भी अलग अलग है, तो अभी तो हम चेक कर ही नहीं सकते, वी कैन नॉट वेरीफाई। हमें किसी एक के मास को कांस्टेंट बनाना होगा। तो लेट अस फिक्स द मास ऑफ N2। चॉइस आपकी रहती है, आप इसे फिक्स करिए या इसे फिक्स करिए, दैट इज अप टू यू। तो ये थोड़ा इजी रहेगा फिक्स करना। तो फिक्सिंग द मास ऑफ N2 क्या हो जाएगा, पहली दो बार 14 है तो इसको ऐसा ही लिख देते हैं। जब ये 14 था, यहाँ 16 ग्राम था, दिस वाज 32 ग्राम्स। अब ये 28 है, इसको भी 14 ग्राम्स बना देते हैं, यानी कि इसको हमने हाफ किया तो ये भी हाफ हो जाएगा, दिस विल बी 16 ग्राम। अब ये 28 है, इसको भी 14 ग्राम ही बनाना पड़ेगा, तो यहाँ हमने हाफ किया तो इसका भी हाफ हो जाएगा, ये हो गया 40 ग्राम। तो हमने एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दिया, इसका रोल खत्म। अब दूसरे वाले का रेशियो फाइंड करेंगे, तो रेशियो विल बी 16:32:16:40। 4 से अगर कैंसिल आउट करें, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 4 10 जा 40। अभी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से कैंसिल आउट करते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया, दिस इज सिंपल होल नंबर रेशियो। तो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज, एक का मास फिक्स रहेगा, दूसरे के मासेस का रेशियो निकालेंगे तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। The next is Gay-Lussac's law of gaseous volumes. So as the name suggests, this law was given by Gay-Lussac and this law is related to gases and उनकी volume.
तो जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं या गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, तो हम उनके मासेस की जगह वॉल्यूम्स को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इट स्टेट्स दैट व्हेन गैसेस रिएक्ट और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at same temperature and pressure। यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो जितनी भी गैसेस रिएक्ट कर रही हैं या प्रोड्यूस हो रही हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, उनके वॉल्यूम्स का जो रेशियो आएगा वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। अभी तक के लॉज में हमने मासेस की बात की थी, बट यहाँ पे हमें वॉल्यूम का रेशियो फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन ऑक्सीजन गैस के साथ करवाते हैं एंड द प्रोडक्ट इज वाटर, सपोज हाइड्रोजन हमने यूज की 100 ml, ऑक्सीजन हमने यूज की 50 ml, इन दोनों की वॉल्यूम का जब रेशियो निकालेंगे 100:50, तो ये आ जाएगा 2:1। अब ये जो वाटर है, अगर ये लिक्विड फॉर्म में होगा तो इसको स्किप कर देंगे, अगर ये भी गैशियस फॉर्म में होगा तो इसे भी साथ में इंक्लूड करके रेशियो फाइंड कर लेंगे। तब भी क्या होगा, जो रेशियो निकल के आएगा दैट विल बी सिंपल होल नंबर रेशियो। The last we have is Avogadro law. So this was given by Avogadro। ये क्या कहते थे? It states that equal volumes of gases at same temperature and pressure contain equal number of particles। अभी जैसे हमने Gay-Lussac's law of gaseous volumes की बात करी, तो गैस के वॉल्यूम की बात हमने वहां करी, उसी को फर्दर एक्सपैंड कर दिया उन्होंने। ऐसा कह सकते हैं कि जब गैसेस रिएक्ट करती हैं उनकी कुछ वॉल्यूम होती है, तो अगर वॉल्यूम सेम है, in that case it must contain equal number of particles। कंडीशन क्या है? टेम्परेचर एंड प्रेशर मस्ट रिमेन द सेम। फॉर एग्जाम्पल, अगर कार्बन गैस रिएक्ट करती है विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म CO2, मान लेते हैं कार्बन की 1 वॉल्यूम है, ऑक्सीजन की भी 1 वॉल्यूम है, क्योंकि दोनों की वॉल्यूम सेम है, इसका मतलब दोनों के जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, कार्बन के केस में एटम्स और ऑक्सीजन के केस में मॉलिक्यूल्स, वो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे दैट विल रिमेन द सेम। और अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो 2H2 plus O2 gives 2H2O। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की 2 वॉल्यूम है, ऑक्सीजन की 1 वॉल्यूम है, तो यानी कि जितने ऑक्सीजन के पार्टिकल्स यूज होंगे, हाइड्रोजन के पार्टिकल्स उसके डबल होंगे। अगर ये 10 है तो ये 20 होंगे, ये 100 है तो ये 200 होंगे, ये 500 है तो ये 1000 होंगे। तो इन्होंने वॉल्यूम से नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कंपेयर किया था।